अब हम देखेंगे कि सिंगल थ्री फेज ट्रांसफार्मर यूज करने में और तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को यूज करके थ्री फेज ट्रांसफार्मर बनाने में क्या फायदा है, ठीक है ना। तो अब सिंगल थ्री फेज ट्रांसफार्मर में बहुत सारे फायदे हैं। जैसे अभी ये है, ये एक ही मैग्नेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर तीनों बाइंडिंग दे रखी है हमने। ये ऊपर वाली प्राइमरी बाइंडिंग है आर फेज की, ये ऊपर वाली प्राइमरी बाइंडिंग है वाई फेज की, और ये बी फेज की प्राइमरी बाइंडिंग है। और नीचे उसी बाइंडिंग का ये सेकेंडरी बाइंडिंग है आर फेज की, वाई फेज की सेकेंडरी बाइंडिंग है, और ये बी फेज की सेकेंडरी बाइंडिंग है। अब तुम ये सारे कनेक्शन बाहर है, अब तुम अपनी मर्जी से इनको कनेक्शन दे सकते हो। मान लो अब तुम चाहते हो कि जो प्राइमरी बाइंडिंग है उसको स्टार में कनेक्ट करना है, तो ये कर देते हैं। सभी बाइंडिंग को एक जगह पर लाया, ठीक है ना, एक जगह पे ले आए तीनों बाइंडिंग, तो यहाँ पे कनेक्ट करती तीनों, जैसे उस वाले में थे हम। इसमें क्या होता है, स्टार बाइंडिंग है, ठीक है ना। सबकी एक बाइंडिंग है, एक जगह पे कनेक्ट कर दी। तो ये प्राइमरी बाइंडिंग किसमें होगी, प्राइमरी बाइंडिंग बन गई इसकी स्टार में, किसमें, स्टार में बन गई। अब तुम चाहते हो कि सेकेंडरी बाइंडिंग जो है वो हमारी डेल्टा में हो। डेल्टा में क्या था, डेल्टा में एक बाइंडिंग से स्टार्ट हो रहे थे तो दूसरी बाइंडिंग को सीरीज में आ रहे थे, याद है ना। एक बाइंडिंग से स्टार्ट किया इधर से, दूसरी बाइंडिंग ऊपर आ गई, ठीक है, सीरीज में। फिर दूसरी बाइंडिंग से हमने स्टार्ट किया, वो भी सीरीज में, तीसरी बाइंडिंग, ठीक है। और ये कहाँ से आ गए, ये बाहर आ गए, ये बन गया आर, ये बन गया बाई, और ये बन गया बी। तो मतलब सेकेंडरी आ गई आपकी डेल्टा में, इसमें डेल्टा में बनेगी, ठीक है। तो ये पता चल गया आपको कैसे कनेक्शन दिए जाते हैं इसके बाइंडिंग के प्राइमरी साइड में और सेकेंडरी साइड में, ठीक है ना। एक ही कोर के ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी होती है, एक फेज की, दूसरी भी ऐसे ही है, वाई फेज की प्राइमरी सेकेंडरी, बी फेज की प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। तो अब क्या फायदे क्या है, सबसे पहला फायदा है कि कम वजन होता है। तीन ट्रांसफार्मर सिंगल फेज यूज करेंगे उनका वजन बढ़ जाता है, तो अगर सिंगल थ्री फेज ट्रांसफार्मर यूज करेंगे उसका वजन कम हो जाएगा। फिर क्या है कि अब वजन कम होगा तो पार्ट्स भी कम होंगे, ठीक है ना, लेस नंबर ऑफ पार्ट्स यूज होंगे उसमें, क्योंकि तीन ट्रांसफार्मर अगर सिंगल फेज यूज करेंगे हर में दो दो बुशिंग लगेंगी, ठीक है ना। प्राइमरी की भी अलग से और सेकेंडरी भी अलग लगेगी, चार बुशिंग आएंगी। तो इसमें क्या है, इसमें टोटल हमारी बुशिंग 7 बुशिंग लगेंगी, ठीक है ना। 4 लो वोल्टेज साइड और 3 लो हाई वोल्टेज साइड। अब देखो इधर ये कितनी बुशिंग है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। 3 आ गई हाई वोल्टेज साइड और 4 आ गई लो वोल्टेज साइड, क्योंकि लो वोल्टेज में न्यूट्रल भी है। तो अगर तीन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उसमें कितने लग रहे थे, 2 हाई वोल्टेज साइड, 2 लो वोल्टेज साइड। तो ऐसे करके कितने, 3 ट्रांसफार्मर लग रहे थे, 4 8 और 4 12 बुशिंग लग रही थी। तो इसमें कितनी लग रही है, इसमें 7 लग रही है, ठीक है। तो ये है लेस नंबर ऑफ पार्ट्स रिक्वायर्ड, बुशिंग बाइंडिंग भी कम लगेगी, थिम्बल भी कम लगेगी, लेस भी कम लगेगी, ठीक है। दूसरा क्या, स्पेस कम लेगा, सिंगल ट्रांसफार्मर थ्री फेज का स्पेस कम लेगा एज कम्पेयर टू तीन सिंगल ट्रांसफार्मर। और क्या, कॉस्ट भी कम होती है, 20 से 30% कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि पार्ट्स कम हो गए। तो मैग्नेटिक पार्ट भी एक ही है इसमें, तो इसमें 3 सिंगल फेज में 3 चाहिए, तो वो भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस्ट 20 से 30% कम होती है। अब जैसे प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया, कंजर्वेटर टैंक लगाया, ये बजॉल रिले लगाया, कंजर्वेटर टैंक ब्रीदर, ये भी बढ़ जाना थे। 3 ट्रांसफार्मर थे ना उसमें, तो इसमें सिंगल भी लगा रहे हैं सारे के सारे। तो इसमें क्या, पार्ट्स कम हो गए हमारे, बजॉल रिले भी कम हो गया, फिर कंजर्वेटर टैंक, ब्रीदर, ये सिंगल लगेंगे। तो अगर 3 ट्रांसफार्मर यूज करते उसमें कितने लग रहे थे, 3 लग रहे थे, तो दो पार्ट्स हमने इसमें बचा लिए, ठीक है ना। तो कॉस्ट उसकी वजह से भी कम होगी, वजन भी कम हो गया, ठीक है। तो ये हमें फायदे थे। तो फिर से हम देखेंगे, कम वजन हो जाता है, स्पेस कम लेता है, बजोन रिले, कंजर्वेटर टैंक, ब्रीदर सिंगल लगेंगे सिंगल फेज में, इसमें 3 फेज में। फिर कॉस्ट भी कम हो जाएगी, पार्ट्स भी कम लगेंगे, ठीक है ना। बुशिंग रिले वगैरह, बाइंडिंग, सिंपल कोर भी सिंगल लगेगा ना इसमें, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ इसकी, बहुत कम डिसएडवांटेजेस हैं। वो क्या है, जैसे मानो कोई फॉल्ट अगर होता है, फॉल्ट अगर हो गया एक बाइंडिंग में, अब क्या एक बाइंडिंग को रिपेयर तो करा नहीं सकते, पूरा ट्रांसफार्मर उठा के लेके जाना पड़ेगा। तो पूरा ट्रांसफार्मर उठाएंगे तो बाकी 2 फेज की बाइंडिंग भी साथ में जानी पड़ेगी। लेकिन इस केस अगर दूसरे केस में अगर हम 3 ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, 1 2 और 3, तो अगर इनमें से एक उड़ भी जाता, डेल्टा वाली साइड एक उड़ जाता, और तो तब भी हमारा ये जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर था ओपन डेल्टा की तरह काम करना स्टार्ट होता था, किसकी तरह, ओपन डेल्टा की काम करना स्टार्ट करना था, एंड इट विल कंटिन्यू सप्लाई पावर टू दी लोड, ठीक है ना। ये कहाँ पे यूज होता था, जहाँ पे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे 3 फेज ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, वहाँ पे अगर फॉल्ट आता है किसी एक वाइंडिंग में, तो पूरा ट्रांसफार्मर उठा के रिपेयरिंग के लिए ले जाना पड़ता है, तो कंटिन्यू सप्लाई इसमें मेंटेन नहीं होती, ठीक है ना। जहाँ तो हमें
ट्रांसफार्मर जब तक रिपेयर नहीं होता तब तक एक नया ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। अब पेपर में आता भी है क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन डिटेल चाहिए हमें, पार्ट्स क्या क्या है ट्रांसफार्मर के, ठीक है ना। ये या तो हमें पता चल गया, हम इसके पार्ट्स देखते हैं, ठीक है। पार्ट्स देखेंगे, थोड़ी जगह बना लेते हैं इसकी, ठीक है। ये पार्ट्स बनाया हमने, ये पार्ट्स क्या क्या है 3 फेज ट्रांसफार्मर में। अब कई बार क्वेश्चन आता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, उसमें भी सेम ही पार्ट लगेंगे, ठीक है। थोड़ा कुछ प्लस माइनस होगा, बाकी पार्ट सेम लगेंगे। सबसे पहले क्या मेन टैंक, पूरा मेन टैंक आ गया जिसके अंदर कोर है, ये पूरा कोर इधर आएगा, ये पूरे कोर को उठा के मैंने इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ऑयल, क्या है, ट्रांसफार्मर ऑयल टैंक। पहला क्या पार्ट आ गया इसका, मेन टैंक आ गया। दूसरा पार्ट आ गया कंजर्वेटर टैंक, कंजर्वेटर टैंक आ गया ये जो ऊपर लगा हुआ है, जिसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल रहता है। इसके अंदर क्या रहता है, एक्स्ट्रा ऑयल रहता है, एक्स्ट्रा ऑयल, क्योंकि ऑयल हमारा एक्सपैंड करेगा, जब ट्रांसफार्मर हीट होगा तो एक्सपैंड करेगा, तो इधर से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जब कूल होगा तो थोड़ा सा ऑयल नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। बबल वगैरह भी आता है तभी ऊपर नीचे ऑयल जाता है, तो वो सारा कंजर्वेटर में कलेक्ट होता है। कंजर्वेटर में थोड़ा सा हमने खाली रखा होता है, ठीक है, पूरा नहीं करते इसको, नहीं तो इधर से बाहर आ जाएगा इधर से। अब क्या हाई वोल्टेज बुशिंग है, ये बुशिंग है आर वाई बी, हाई वोल्टेज बुशिंग, आर वाई बी नीचे वाली, और ये लो वोल्टेज, ठीक है। दो हाई वोल्टेज बुशिंग और लो वोल्टेज बुशिंग। फिर आ गया चौथा पार्ट आ गया हमारा बजॉल्व रिले। जो बजॉल्व रिले लगा होता है हमारा, ये ऑयल जो है इधर से इधर ट्रैवल करता है, ठीक है। ऊपर वाली साइड भी और नीचे वाली साइड भी, ये इधर लगा होता है। बजॉल्व रिले क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, ये बेसिकली मैकेनिकल प्रिंसिपल पे है। अगर छोटा पार्ट होता है तो क्या है, ऑयल है, ऑयल इसके अंदर से कंजर्वेटर टैंक से इधर से नीचे आता भी है और वापस भी जाता है इसमें, ठीक है। और छोटा पार्ट है तो छोटे छोटे बबल आएंगे। अब ये मैंने बजॉल्व रिले बना हुआ छोटा सा, ज़्यादा इसमें जाएंगे नहीं। अब ये वाला पार्ट है इसका, इधर से ऑयल आएगा, एक्सपैंड करेगा, इसके अंदर बबल बने हुए छोटे छोटे, ठीक है। बबल क्या करेंगे, बाल्ब है, बाल्ब को थोड़ा पुश करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इसके अंदर मरकरी स्विच लगा होता है, कौन सा स्विच लगा होता है, मरकरी स्विच। मरकरी आपको पता है कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मरकरी साथ में लिक्विड रहता है, तो ये जैसे ये हिलेगा तो ये जो है लिक्विड, मरकरी जो लिक्विड फॉर्म में है वो इसमें कनेक्ट करेगा। दो स्विच हैं इसके बीच में, जब लिक्विड आ जाएगा तो ये स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो आगे इसका सर्किट बना होता है। आगे सर्किट ये अलार्म में लगा होता है, कहाँ लगा होता है, अलार्म सर्किट, ठीक है। अलार्म सर्किट आगे यहाँ कंट्रोल रूम में होता है, वहाँ पे टेक्नीशियन को पता चलता है स्मॉल फॉल्ट है। अगर बड़ा फॉल्ट है तो बड़े बबल आएंगे, बड़े बबल ऊपर जाएंगे, ठीक है। ऊपर भी एक स्विच लगा, मरकरी स्विच, ये कहाँ पे है, ये हमारा सर्किट ब्रेकर के साथ है। ये बिना इलेक्ट्रिशियन से पूछे हुए क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कर देगा, ठीक है। ये कोई आगे सर्किट ब्रेकर के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। तो ये काम किसके ऊपर करता है, ये जो बबल बनते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर। अगर छोटे बबल हैं तो क्योंकि मतलब ओवरलोड वाला फॉल्ट है, अगर बड़े बबल हैं तो मतलब बड़ा फॉल्ट है। बड़ा फॉल्ट के क्या है, टेक्नीशियन से पूछे नहीं, डायरेक्ट सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच बोर्ड। अब क्या, टैप चेंजर लगा होता है एक पार्ट अलग से, कई बार ट्रांसफार्मर के साथ में लगा होता है साइड में इधर। वो क्या होता है, वो क्या है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है तुम्हारे ट्रांसफार्मर की, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। नॉर्मली टैप चेंजर सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर होता है। ये बाहर निकाले तक इधर टच करेंगे वाइंडिंग तो V1 वोल्टेज आएगी, थोड़ा नीचे टच करेंगे तो V2 वोल्टेज आएगी, तीसरे टच करेंगे ये V3 वोल्टेज। ये हमारा आ गया ऑफलोड टैप चेंजर, क्या आएगा, ऑफलोड टैप चेंजर, ठीक है ना। जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाएगी, वोल्टेज डिप होगी थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए, हाफ सेकंड के लिए, मिलीसेकंड के लिए। ये है हमारा ऑन लोड टैप चेंजर, ऑन लोड टैप चेंजर। इसमें क्या है कि ये पूरी सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये आ गई हमारी प्राइमरी वाइंडिंग। इसमें क्या है कि एक ऐसे लगा होता है बिल्कुल, ठीक है। वो दो स्विच होते हैं हमारे, इधर से ऊपर से लोड कनेक्ट होता है, ये स्विच है, पहले ये वाला स्विच उठेगा, ठीक है ना, ये उठेगा नीचे वाले पॉइंट पे जाएगा। ये वाला स्विच तब तक नहीं उठाएंगे जब तक ये वाला स्विच नीचे वाले पॉइंट के साथ कॉन्टैक्ट नहीं बनाते। जब ये कॉन्टैक्ट बनाता है, ये उठ के सेम पोजीशन पे आ जाता है। ये देखो, पहले ए पोजीशन पे बना, ठीक है ना, पहले इसने पोजीशन बनाई, फिर ऊपर वाला उठ के जब तक इसने नीचे वाले पोजीशन पे आएगा, फिर ये डिस्कनेक्ट होगा, फिर और नीचे जाएगा। अगर और चेंज करना है तो पहले ये कॉन्टैक्ट बनाएगा, दूसरा वाला उधर रहेगा, ताकि कंटिन्यूटी रहे सप्लाई में। तो ये हो गया ऑन लोड टैप चेंजर, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं आता है। जैसे आप किसी जगह घर में जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें 1 2 3 4 8 पॉइंट्स होते हैं, टक टक करते हो तो 1 सेकंड के लिए वोल्टेज बंद होती है। इसमें वैसा केस नहीं है, क्योंकि एक स्विच कंटिन्यूटी बनाएगा, फिर दूसरा वाला उठाएंगे, दूसरा वाला कंटिन्यूटी बनाएगा, फिर पहले वाला उठाएंगे, ठीक है। इसमें ये वाला केस है। उसके बाद क्या, टैप चेंजर हो गया। उसके बाद ब्रीदर। ब्रीदर का काम क्या है, जैसे अभी पार्ट के दौरान ये ऑयल हीट होगा, ऑयल एक्सपेंड होगा, तो कंजर्वेटर टैंक में चल जाएगा, कंजर्वेटर टैंक थोड़ा सा उठ जाएगा ऊपर, ठीक है, उठ जाएगा, इधर से एयर थोड़ी बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही वो ठंडा होगा तो
तो जो है ऑयल थोड़ा सिंक करेगा तो कंजर्वेटर से ऑयल वापस इसमें जाएगा। जैसे ही इसमें वापस जाएगा तो ये ड्यू टू वैक्यूम एक्शन एयर से बाहर से एयर खींचेगा। एयर अगर एयर के अंदर मान लो मॉइस्चर और मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर किसमें आने की टेंशन है, इसमें जो ट्रांसफर ऑयल है उसमें अगर जब ऑयल के अंदर पानी आ जाता है तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है, जो हम चाहते नहीं है। तो इसलिए ब्रीदर के अंदर क्या रहता है, सिलिका जेल रहती है। क्या रहता है, सिलिका जेल रहती है। सिलिका जेल क्या करती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब वो इधर ही कर लेगी, तो इसके अंदर जो एयर जाएगी वो मॉइस्चर फ्री जाएगी कंजर्वेटर टैंक के अंदर, क्योंकि कंजर्वेटर टैंक के अंदर ऑयल एक्सपैंड भी कर रहा है, श्रिंक भी हो रहा है, तो वो ऊपर नीचे ऑयल का लेवल होता है, तो वो एयर भी इन और आउट जाएगी, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि इस मॉइस्चर फ्री एयर जाए, तो वो ब्रीदर यूज करते हैं जो सिलिका जेल जिसके अंदर कंटेन होती है, ठीक है ना। सिलिका जेल एयर को एयर में से मॉइस्चर निकाल देती है, ठीक है। ये आगे अब्जॉर्ब कर ले, तो बाकी ये बुशिंग आ गई हाई वोल्टेज साइड की, ये लो वोल्टेज साइड की बुशिंग होगी, आर वाई की जो डिस्ट्रीब्यूशन साइड में बुशिंग होती है, ठीक है ना। जहाँ पे हमारे घर में जो ट्रांसफार्मर होता है वैसी होती है बुशिंग उसकी। अब इसके अंदर ऑयल है पूरा भरा भरा हुआ है, ये कूलिंग पिंस है हमारी, ठीक है ना। जो ऑयल क्या है इसके अंदर घूमता रहता है, तो इसके अंदर घूमेगा, ये पिंस एयर के कॉन्टैक्ट में है तो हीट हमारी एयर में चली जाती है, तो कूल रहता है हमारा ट्रांसफार्मर, ठीक है। और क्या अदर साइड में छोटा सा वाल्व होता है, जब ट्रांसफार्मर को ऑयल निकालना तो जहाँ से निकालते हैं। बाकी तो कुछ है। बाकी कई बार क्या होता है कि नए ट्रांसफार्मर में उनके साथ में छोटा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी लगा होता है साइड में इधर, ठीक है। उसके अंदर मीटर भी लगा होता है और फ्यूज प्रोटेक्शन भी होती है। ये नॉर्मली सभी में नहीं होता, कुछ नए वाले में आ रहा है, ठीक है ना। तो ताकि हमारा सेफ्टी भी मिल जाए, फ्यूज और मीटरिंग भी मिल जाए। तो बस यही था आज का, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, ठीक। उसमें देखेंगे हम ट्रांसफार्मर जो पैरेलल में कनेक्ट करना है उसमें क्या क्या पैरामीटर हमें पता होने चाहिए, क्या क्या उसमें मैच करना है हमें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही।